हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 1 यूनिट फर्स्ट का। ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि अनुबंधन से क्या अभिप्राय है, अनुबंधित अनुक्रिया विशेषताएं बताते हुए इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताओ। तो देखो, अनुबंधन जो होता है ना, अनुबंधन का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को बांध देना। और यहाँ पर बांधना क्या होता है, बांधना होता है आपकी आदतों को। और आदत को हमने क्या सीखा था, आदतों को हमने सीखा था कि जब आप किसी चीज को बार बार रिपीटेड करते हैं, किसी भी आप कोई आपकी आदत है, आपने आदत बना ली कि मुझे रोज सुबह क्या करना है, उठ के गर्म पानी पीना है। तो जब आप ये 20-25 बार करने लग जाएंगे ना, तो क्या होगा कि व्यवहार बन जाएगा। व्यवहार क्या होगा कि आपकी बॉडी भी फिर उसी प्रकार से ही कमांड करेगी, वो नीड करेगी सुबह उठते ही पानी पीने की। तो अब ये आदत ना रह के क्या बन गई, अब ये व्यवहार बन गया। तो जो अनुबंधन है वो आपका सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। और इसकी हमने चर्चा इससे पहले की थी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या जानेंगे कि अनुबंधन का अर्थ क्या है। तो जो अनुबंधन का अर्थ था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप इसको लिखेंगे कैसे वो आप जान लीजिए। मेरा कैमरा थोड़ा काम ठीक नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और इसमें इतना कुछ जानने वाली बात तो खैर है, पर मैं आपको बता दूंगी। देखिए क्या है, क्या लिखा है कि अनुबंधन सिद्धांत व्यवहारवाद की देन है। पहले मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको यही चीज समझा दूंगी। अनुबंधन का सिद्धांत व्यवहारवाद की देन है। यह सिद्धांत शरीर विज्ञान से जुड़ा है। अनुबंधन स्नायु मंडल में स्थापित होते हैं। स्नायु मंडल का वातावरणीय उद्दीपन जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होते हैं, उसी के अनुसार अनुक्रिया होती है। जिसके पास बुक ना हो इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि देखो, जो अनुबंधन का सिद्धांत है ना, वो एक तो किससे जुड़ा हुआ है, आपके व्यवहारवाद से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि आप उन आदतों को बांधते हैं और फिर क्या निकल के आता है, व्यवहारवाद निकल के आता है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है कि भाई ये सिद्धांत शरीर विज्ञान से जुड़ा है। जब आप किसी के अंदर चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने अंदर, किसी और के अंदर, फिर किसी भी जीव के अंदर, अपने पेट के अंदर, तो भाई वो जो भी वर्क करेगा, ठीक है, वो बॉडी से ही तो रिस्पॉन्स दिखाएगा ना। आप किसी के अंदर तो घुस के देख नहीं पाएंगे ना कि इसके अंदर कितना चेंजेस आया। भाई मैंने चाहा कि भाई देखो तुम सुबह 4 बजे या 5 बजे उठो, तो जब वो मुझे उठ के दिखाएगा तभी तो मुझे दिखेगा ना, क्योंकि उठेगी क्या, बॉडी उठेगी। तो किसका विज्ञान है, शरीर का विज्ञान है। बदलाव किसके अंदर लेके, आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो मुझे कैसे दिखेंगे, जब आप उस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। तो अनुबंधन किससे जुड़ा है, सीधा सीधा ये शारीरिक विज्ञान की ही एक प्रकार से देन है। क्लियर हुई इतनी बात। फिर क्या कह रहा है ये हमारे स्नायु मंडल में जुड़ा, हमारे स्नायु मंडल का एक पार्ट होता है, क्योंकि आप अंदर से उस चीज के लिए प्रेरित होते हैं और फिर आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फिर क्या है, अब जो हमारा स्नायु मंडल है वो वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण में वो क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। देखो, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो आप, उद्दीपन का मतलब होता है एक तरीके से लालच के, आप किसी चीज को देख के खुश हुए, आप प्रेरित हुए, और अब आप उससे प्रेरित होकर उस जैसा होना चाहते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, और क्या कर रहे हैं, आप उसको पाने के लिए अब क्या करेंगे, आप अनुक्रिया करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब आप क्या करने वाले हैं, अनुक्रिया करने वाले, यानी कि अनुक्रिया का मतलब कि उसको पाने के लिए आप क्या करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद क्या है, अब जब भी आप करते हैं तो इसमें काम क्या होता है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, ज्ञानेंद्रियां उन चीज को कैच करती है। आपने किसी चीज को सुना, देखा, समझा, तो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है वही तो उन चीजों को सुन रही है, समझ रही है, फील कर रही है। तभी तो फिर आपको ऐसा, आप प्रेरित हो जाते हैं एकदम से कि हाँ भाई अब तो ये काम ही करना है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप क्या लिख लेंगे, व्यवहारवादियों ने बताया कि जिस प्रकार का व्यवहार सीखना हो उसी प्रकार का ही हमको क्या करना है, उद्दीपन करना होता है, और उसी प्रकार का व्यवहार किसी व्यक्ति को सिखाया जाता है। बार बार दिए जाने वाला उद्दीपन उस अनुक्रिया को उत्पन्न करता है। जब बार बार उस चीज को हम करते हैं तो क्या होता है कि वो फिर अनुक्रिया करने लग जाता है, और वही अनुक्रिया फिर क्या हो जाती है, आपका बिहेवियर बन जाता है, यानी कि आपका व्यवहार बन जाता है। ठीक है, तो देखो इतना लिखने के बाद ना अभी क्या समझेंगे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, आपका उद्दीपन है, एक प्रकार से आप जिस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। रिस्पॉन्स क्या है कि आपकी बॉडी अब रिस्पॉन्स करेगी। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। अगर आप सिर्फ प्रभावित हो गया, आपने छोड़ दिया, उसको करा नहीं,
तो यहाँ पर आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आपके अंदर बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ोगे ना, जोड़ने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर आप प्रेरित हुए किसी चीज से, और उस चीज से प्रेरित होकर आपने फिर रिस्पॉन्स किया। जब आप बार बार रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या इन दोनों के बीच में एसोसिएशन बनाएंगे, यानी कि अनुबंधन। ये एसोसिएशन क्या है? अनुबंधन। तो जब आप एसोसिएशन बनाएंगे तो उससे क्या होगा? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होगी और आप क्या सीख जाएंगे? लर्न बिहेवियर, यानी कि आपके अंदर व्यवहारवाद उत्पन्न हो जाएगा और आपकी वो आदत बन जाएगी। ये डायग्राम बनाने के बाद फिर हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे पेवलव कौन है। तो पेवलव के बारे में पूछा जाता है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अनुबंधन के, लिख लेना, अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शास्त्री आईपी पेवलव ने किया था। उनके अनुसार अधिगम की क्रिया अनुक्रिया से प्रभावित होती है, यानी कि जो अधिगम होता है वो किससे प्रभावित होती है? जब आप रिस्पॉन्स करते हैं। और पेवलव ने अपने एक कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था और इसी चीज को लेकर उनको क्या मिला था? इस प्रयोग को लेकर उनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। ये तो हो गई भाई पेवलव जी की बात। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ पेवलव ने किया क्या था, पहले इनका प्रयोग मैं बताती हूँ। देखो पेवलव ने ना एक कुत्ता लिया, ठीक है, और उस कुत्ते के साथ क्या किया, उन्होंने देखा कि जो कुत्ता होता है ना, वो जब खाने को देखता है तो खाने को देखने के बाद क्या होता है कि उसका वो स्लाइवा उसका सीक्रेट होने लग जाता है, यानी कि जो उसकी लार होती है, लार उसके निकलने लग जाती है। तो एक लार को आप कैसे समझेंगे कि वो एक तरीके से उसने रिस्पॉन्स किया। लार से क्या मतलब हो कि रिस्पॉन्स हुआ, और वो जो खाना है, वो खाना क्या है? वो उसका लालच है, वो उसका उद्दीपन है, ठीक है। तो अब इन्होंने इसी चीज को ये इसी चीज पर ही प्रयोग किया। प्रयोग कैसे किया? देखो थोड़ा सा पहले यहाँ से समझ लेना। पेवलव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते को लेकर किया। उसने एक कुत्ता लिया तथा उसे एक ध्वनि रहित कमरे में रखा, यानी कि उस कुत्ते को एक ऐसे कमरे में रखा जहां बिल्कुल शांति थी। तो जब वो खाना लेकर आते थे तो कुत्ता क्या करता था? खाने को देखते ही अपना स्लाइवा सीक्रेट करने लग जाता था। स्लाइवा उसका, यानी कि जो उसकी लार है कुत्ते की, वो माउथ से, जैसे कि आपको पता ही है कुत्ते लार निकालते हैं जब वो खाने को देखते हैं, तो लार निकलने लग जाती थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो पेवलव थे उन्होंने ये बात तो समझ ली कि लार खाने को देखकर इस कुत्ते का लार निकलना प्रारंभ हुआ। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया कि उन्होंने एक घंटी ली और जब खाना आता तब घंटी और खाना एक साथ बजाया जाने लगा, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि ये चीज बार होती चली गई। अब कुत्ते के दिमाग में फिर एक दिन क्या हुआ कि घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया। जैसे ही घंटी बजी कुत्ते की लार मुंह से निकलनी शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि उसकी आदत में बदलाव किया गया, उसको अनुबंधित कर दिया गया। अब उसने उस खाने को किससे जोड़ लिया? उस घंटी से जोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को सिद्ध कर दिया गया था पेवलव के द्वारा कि हम कोई मतलब कि बाहरी प्रक्रिया के द्वारा भी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। होपफुली आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ला सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर एक मैंने ये डायग्राम बनाया है। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे मैंने बताया ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप देखो ऐसे कर लो। इस प्रयोग में कुत्ते की पाचन क्रिया का अध्ययन किया गया। पेवलव ने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का मतलब ये है कि देखा कि वो कितना लार निकालता है, ठीक है, ताकि लार को एकत्रित किया जा सके। उसकी लार में एक नली को एकत्रित किया गया, मतलब उसके जो डॉग था ना, उसके माउथ में एक नली डाली गई, मतलब बाहर की तरफ से, और एक मतलब छोटा सा एक मग टाइप यहाँ पर लगा दिया गया था उसके माउथ पे, ताकि ये पता चले कि कितना लार वो सीक्रेट कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है। उसकी लार को एक नली में एकत्रित किया जाता था। प्रयोग को आरंभ इस प्रकार किया जाता था। कुत्ते को खाना देते समय एक घंटी बजाई जाती थी, यानी कि जो फूड है और जो घंटी है वो एक साथ बजेगी, एक घंटी बजाई जाती थी। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना स्वाभाविक था। इस प्रयोग को दो उद्दीपन एक साथ प्रस्तुत किए। उद्दीपन क्या है? दो तरह के उद्दीपन हुए, जैसे कि जो मैंने कहा ना, लालच जो है, अब उसको किस चीज का लालच है? खाने का लालच है ना। अब खाने के साथ किसको एसोसिएट किया गया? घंटी को। अब यहाँ पर दो उद्दीपन काम कर रहे हैं, एक तो घंटी भी, हालांकि कुत्ते को घंटी नहीं खानी है, आप ये मत सोचना कि कुत्ते को घंटी खानी है। खाना तो कुत्ते को खाना ही है, लेकिन खाने को और घंटी को एक साथ
एक साथ परोसा जा रहा है, खाएगा तो वो खाना ही ना, लेकिन हो क्या रहा है कि उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर अचानक कुछ परिवर्तन किया गया, घंटी बजाई गई लेकिन भोजन नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप वह अनुक्रिया हुई। अनुक्रिया क्या होना था? लार का निकलना। जैसे खाना आता था लार निकलती थी, बार बार घंटी बजाएगी, जैसे घंटी बजी उसको ये पता लग गया घंटी बजी यानी कि खाना आएगा, और उसकी बॉडी ने फिर उसी प्रकार से रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स क्या था? उसके लार का आना। ठीक है, बात समझ आई? इस प्रकार जब दो उद्दीपन प्रस्तुत किए गए तो पहला नया, बाद में मौलिक, यानी कि पहले दोनों उद्दीपन एक साथ किए गए, यानी कि खाने को और घंटे को एक साथ बजाया गया, और फिर एक दिन क्या किया गया? खाने को हटा लिया गया, घंटी बजा दी गई और कुत्ते का लार का आना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप इस चीज को बना देना, जो मैंने ये 3 पॉइंट्स बनाए हैं ना, बहुत आपके अध्यापक या अध्यापिका को प्रभावित करने में कारगर साबित होंगे। देखो ये क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ ये जो फूड है ना, फूड क्या है? वो तो नेचुरल है, यहाँ पर तो कुछ बदलाव नहीं किया गया। अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो क्या है? फूड। और यहाँ पर क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ये क्या हुआ? सैल्यूवेशन। आई बात समझ में? हाँ, तो अनकंडीशन स्टिमुलस है ये, सॉरी अनकंडीशन स्टिमुलस है, और ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर फूड हुआ, और यहाँ पर ये रिस्पॉन्स क्या हुआ? सैल्यूवेशन हुआ, क्योंकि फूड को देखते ही उसका सैल्यूवेशन होता है, यानी कि उसका लार निकलना आरंभ हो जाता है। अब बार बार इसको किया गया तो क्या निकला कि अब बेल के साथ साथ अनकंडीशन स्टिमुलस दिया गया। अनकंडीशन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, कोई कंडीशनिंग नहीं की है। बेल को और फूड को एक साथ लिया गया, फिर भी क्या हुआ? सैल्यूवेशन हुआ। और जब इस चीज को बार बार दोहराया गया तो हुआ क्या कि सिर्फ और सिर्फ ये बेल है ना, ये कंडीशन स्टिमुलस है। क्योंकि कंडीशन स्टिमुलस क्या? क्योंकि इसको फूड को इससे बदला जा रहा है। यहाँ पर वो घंटी भी हो सकती थी, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता कि उसको सुनाई दे, उसको पता चले, कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि भाई वैज्ञानिक ने बेल लिया है तो इसलिए यहाँ पर हम बेल ले रहे हैं। तो ये वो चीज थी जो वैज्ञानिक के हाथ में, कंडीशन, इस चीज से उसको बदला किया जा रहा है उसकी आदत को। तो ओनली बेल को बजाया गया और हुआ क्या कि कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। यहाँ पर पहले क्या था? अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। अब यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने इसका जो सैल्यूवेशन करवाया वो हमने खुद ने किससे करवा दिया, यानी कि वैज्ञानिक ने किससे करवा दिया? बेल से। समझ ना आया हो तो बता देना, और भी हम इसको तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, आज के अंदर बहुत दुखी कर रहा है। अच्छा, इतना करने के बाद फिर देखो हमें क्या करना है कि जो प्राचीन अनुबंधन है इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम इसको समझें कि भाई ऐसी क्या खास बात है इसमें, तो देखो ये आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? पहला है तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी। अब इसको मैं पढ़ती जाऊंगी, आप समझते जाएंगे, जहां मुझे लगेगा कि नहीं समझ पा रहे होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उद्दीपन की तीव्रता और अनुक्रिया में घनिष्ठ सकारात्मक संबंध पाया गया है, अर्थात उद्दीपन जितना अधिक तीव्र होगा अनुबंधन की क्रिया उतनी सरलता से संपन्न होगी। कहने का मतलब यह है कि जब आप कंडीशन रिस्पॉन्स करवाना चाह रहे हैं तो बार बार उस अनुक्रिया को करवाते जाइए। मतलब कि यह है कि ऐसा नहीं है कि भाई अभी तो कुत्ते को जो खाना खिलाया जा रहा था घंटे के साथ खिला दिया, 2 घंटे बाद आपने घंटी नहीं बजाई, दूसरी बार के कभी मतलब कर रहे हैं कभी नहीं, आपको बार बार करना पड़ेगा, तभी वो कंडीशन रिस्पॉन्स वो जो डॉग था उसने दिया। तो वो जो पेवलव ने यही किया था, जितनी बार खाना खिलाया गया उतनी बार ही कैसे किया गया? घंटी को साथ में ले जाएगा, तभी तो उसके दिमाग में वो फीड होगा ना, तभी तो वो जान पाएगा ना कि हाँ मुझे क्या करनी है, कंडीशनिंग मेरी होनी है। उसके बाद क्या है अगला? उद्दीपनों का एक साथ होना, कि भाई दोनों जो उद्दीपन है, कौन कौन से उद्दीपन? एक तो फूड और आपका एक बेल, इन दोनों को एक साथ ही लाया जाना चाहिए। तीव्रता, अब आप ये मत सोचना कि दोनों एक जैसे, तीव्रता का मतलब कि आप जितना ज्यादा लेके जाओगे ना, यानी कि अगर 10 बार खाना खिलाया जा रहा है कुत्ते को, तो 10, तो उसमें क्या होती है? कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तीव्रता रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसके दिमाग में, उसकी मेमोरी में वो चीज फीड हो जाए। उसके बाद क्या है कि दोनों उद्दीपन को एक साथ लेंगे, नहीं तो पता है क्या होगा? भुला पड़ जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखा है? अनुबंधन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों उद्दीपन लगभग एक साथ ही प्रस्तुत किए जाएं। जब एक अनुक्रिया समाप्त होती है
तथा दूसरी उद्दीपन प्रस्तुत कर देना चाहिए। घंटी बजते ही तुरंत भोजन प्रस्तुत कर देना चाहिए, यानी कि जैसे ही घंटी बजी ना फटाफट, यानी कि घंटी को और खाने को लगभग एक साथ लेके जाओ, ताकि उसके दिमाग में जो जो फूड वाला रिस्पॉन्स है ना वो घंटे के साथ जुड़ जाए। क्लियर हुई बात। फिर क्या है विलोप। विलोप से आप क्या समझेंगे? पेवलव ने यह स्पष्ट किया कि यदि अनुबंधन स्थापित होने के बाद अर्थात घंटी बजने के बाद कुत्ते के सम्मुख भोजन प्रस्तुत ना किया जाए तो लार निकलने वाली अनुक्रिया लुप्त या समाप्त होने वाली हो सकती है। यानी कि अगर बार बार ये अनुक्रिया नहीं की जाएगी ना तो क्या होगा, इस चीज का भुलाव बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखो वो नेचुरल तो नहीं है ना, उसको तो हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग में डाल रहे हैं। तो इसमें कमी भी आ सकती है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि आप अगर हर रोज पढ़ते हैं, सपोज कीजिए कि आप 15-20 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं, तो एक दिन अचानक से क्या होगा कि आपको कुछ भी पढ़ने को मन नहीं करेगा, या फिर आप हर रोज सपोज के अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रहे हैं, तो अच्छा एक दिन अचानक से क्या होगा कि आप नहीं उठेंगे। तो कभी कभी होता क्या कि जो हमारी कंडीशन व्यवहार होते हैं ना वो होता क्या है कि कभी कभी उनका विलोप हो जाता है, यानी कि वो आदत हमारी फिनिश हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि अब वो नहीं आएगी, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर से वो चीजें आ जाएंगी। उसके बाद क्या है विभेदीकरण, ये देख लो पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या है विभेदीकरण। विभेदीकरण से मतलब क्या है आपका, विभेदीकरण है ना, हाँ, विभेदीकरण से मतलब क्या है, पर डिस्क्रिमिनेशन इसको हम कहेंगे। पेवलव ने देखा कि कुत्तों में अनुबंधित उद्दीपन में सामान्यकरण के साथ साथ विभेदन की क्षमता भी पाई जाती है। मानव दो उद्दीपनों में विभेदीकरण करना सीख जाता है, लेकिन यह विभेदीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है, अर्थात कितनी बार सीखा गया है। यानी कि जब कुत्ते ने उस पर रिस्पॉन्स किया तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ खाना आया है या नहीं आया। जैसे कि जब पेवलव के कुत्ते के सामने जब सिर्फ घंटी बजाई और उसका लार निकलना प्रारंभ हुआ, लेकिन उसको फूड नहीं दिया गया, रिस्पॉन्स तो उसने कर दिया, लेकिन अब उसके दिमाग में ये बात भी फीड हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि अगर घंटी बजेगी तो खाना आएगा, क्योंकि ये तो एक प्रयोग था ना। तो अगर आदतों को बनाए रखना है, तो मतलब कि अगर आपको एक व्यवहार को बनाए रखना है तो आप उसको उसमें कंटिन्यूटी रखेंगे। आई होप आप क्लियर कर रहे होंगे इस बात को, ठीक है। विभेदीकरण का मतलब क्या है कि वो तुलना कर पा रहा है। जो कुत्ता था भाई, जब बार बार कुत्ते के सामने घंटी भी बज रही थी, खाना भी आ रहा था, एक दिन क्या हुआ कि भाई घंटी तो बजी लेकिन खाना नहीं आया, लेकिन उसने उसी प्रकार से रिस्पॉन्स किया जैसे खाने के लिए करता था, लेकिन उसने क्या देखा कि खाना नहीं है। तो अब उसको ये बात समझ में आ गई थी कि जरूरी नहीं है कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है आयु। देखो आयु से क्या यहाँ पे संबंध है कि आयु के अनुसार ही आप अपनी विधियों को किसी की आदत सुधारने में प्रयोग में लाएंगे। जैसे बच्चे की आयु होगी ना, या फिर जैसे भी किसी की आयु होगी, उसी प्रकार से ही रिस्पॉन्स या फिर कोई भी विधि प्रयोग में लाई जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ देती हूँ मैं यहाँ से। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों को आसानी से कृत्रिम उद्दीपन के साथ संबंध किया जा सकता है, यानी कि जो बड़े होते हैं ना, क्योंकि उनकी बॉडी तो लगभग प्रॉपरली उस प्रकार से रिस्पॉन्स कर चुकी होती है, या फिर वो क्योंकि पता होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं, चीज़ों को जल्दी समझते हैं। इसीलिए हम ऐसा होना चाहिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप उनके अंदर जितनी भी उनको लैंग्वेज सिखा सकते हैं, जितनी भी अच्छी आदतें डाल सकते हैं आप डालिए, क्योंकि जो ये छोटा बचपना जो होता है ना बच्चों का, ये एक नींव है, आधारशिला है। बच्चा जैसा छोटेपन में सीख लेगा वही फिर आगे बड़े होके उसके अंदर वो चीजें दिखाई देती हैं। उसके बाद क्या है कि देखो मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना जरूरी है। तो सुन लीजिए, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य तथा उच्च बुद्धि स्तर अनुबंधित अनुक्रिया में सहायक होते हैं। कोई भी बच्चा जितना एक समझ लीजिए कि वो जितना अच्छे से समझ रहा होगा रिस्पॉन्स, वो उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो 2 से 3 बार में समझ जाते हैं, देखो अगर ऐसा होगा ना तो ये चीज़ जरूर होगी, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ये भी डिपेंड करता है कि किसी की सीखने की प्रक्रिया उसके बौद्धिक स्तर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रेरणा। देखो प्रेरणा जितनी बड़ी होगी ना, उसको सीखने की जो एक चाह है वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्रबल होगी। तो क्या लिखा है इसमें, अनुबंधित अनुक्रिया अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है। यानी कि आप देखो ना
और दिन तो आप खूब 9-9 10-10 बजे तक पड़े रहते होंगे, सोते रहते होंगे, बिस्तर तोड़ते होंगे। एग्जाम के दिनों में क्या हो जाता है, पूरी रात नहीं सोते हैं, पूरे दिन नहीं सोते हैं, 4 बजे उठ के आप पढ़ाई करने लग जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई थकान नहीं, कोई सरदर्द नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई बहाने नहीं, क्योंकि आप वहां पर बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। एग्जाम है, आपको अब किसी चीज, किसी के भी व्यवहार को सीखने की जरूरत नहीं है। तो जितनी बड़ी प्रेरणा, जितनी बड़ी इच्छा, उतना ही ज्यादा आप चीजों को सीख पाते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, देख लीजिए। अनुबंधित अनुक्रिया अभिप्रेरणा पर प्रभावित होती है। हर चीज सीखने के लिए अभिप्रेरणा अति आवश्यक है, यानी कि आपके पास एक बड़ा गोल होना चाहिए, तभी आप चीजों में सुधार कर पाएंगे, यानी कि अपनी आदतों में। पेवलोव के प्रयोग में कुत्ता भोजन के प्रति घंटे की आवाज की परवाह ना करता तथा भोजन की ओर अभिप्रेरित ना होता, क्योंकि उसको भूख थी, उसको खाना चाहिए था, तो इसलिए उसने क्या किया, अचानक से घंटे जो तो बजी, तो उसके लिए भी उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, रिपीटेशन, यानी कि दोहराना, बार बार चीजों को दोहराते रहो। अगर आपने चीजों को बीच में छोड़ दिया ना, तो क्या होगा कि फिर आप वो एक भुलाव पड़ जाता है। आप देखते नहीं हो कि जब छुट्टियां पड़ जाती हैं, संडे के दिन ही देखो, जब सैटरडे को आप स्कूल से आते हो तो बिल्कुल एकदम एनर्जी आपकी लूज होने लग जाती है, और संडे के दिन तो पूरा ही आप मतलब बेहोशी में रहते हैं। मंडे वाला दिन आता है ना, तो भी वो बेहोशी बरकरार रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक भुलाव आ जाता है। तो कभी पढ़ना लिखना छोड़ा मत करो। अगर 5 घंटे नहीं पढ़ रहे तो 2.5 घंटे पढ़ लो, 2.5 घंटे नहीं पढ़े, लेकिन उसको छोड़ो मत, चीजों को बढ़ाओ। यही पुनरावृत्ति में बात हो रही है। तो क्या लिखा है, अनुबंधित अनुक्रिया को स्थापित करने के लिए पुनरावृत्ति अत्यंत आवश्यक है। कुत्ते को भोजन देने से पहले बार बार घंटी बजाई गई, ताकि वे घंटी और भोजन के संबंध को समझ सके, ताकि वो समझ सके कि जब घंटी बजती है ना, तब तक भाई तेरे लिए खाना भी आता है। ठीक है, केवल एक ही बार बजाई जाती तो कुत्ता घंटे के प्रति घंटा वो रिस्पॉन्स करता नहीं, करता ना, उसको वो क्या कर दिया गया, उसको एसोसिएट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तभी लर्न बिहेवियर जैसी चीज आई। अब देखो, अगर हम इसका शैक्षिक वो बात करें तो इससे क्या है, शैक्षिक की बात करें तो मतलब कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम शिक्षा की दृष्टि से पेवलव के इस प्रयोग को सोचें तो क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो देखो, इसको क्या है, भ्रमों को दूर करना। आप इसको लिख लो, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, भ्रमों को दूर करना, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ सुपरस्टिशंस, यानी कि अनुबंधन की सहायता से भ्रमों को या अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। जैसे यदि एक बच्चे के मन में यह अंधविश्वास बैठ जाए कि वह बिल्ली के रास्ता काटते देखता है तो उसे दंड मिलता है, इस प्रकार के अंधविश्वास को अनुबंधन द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्थात जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो बच्चे को कभी दंड ना दिया जाए। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये तो खैर मुझे उदाहरण अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप इसमें अपना उदाहरण जैसे कैसे फिट कर सकते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा उनको लगता है कि वो मैथ्स नहीं सीख सकते या वो इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो बार बार उनको सिखा के, अच्छी विधि का प्रयोग में ला के और उनके बौद्धिक स्तर को देखते हुए वो चीज को बार बार रिपीट करो, उनको अच्छी प्रेरणा दो। लिखा है ना, इन्हीं सारी चीजों का प्रयोग करो, इंटेंसिटी लेके आओ। और दोनों उद्दीपनों को साथ लाने का क्या मतलब है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि भाई आप उसको लालच दे सकते हो, छोटे बच्चों को तो खासकर। विलोप नहीं होना चाहिए, चीजों को कंटिन्यूटी रखो, ठीक है, और बच्चे की आयु के अनुसार उसको वो समझाओ, उसके मानसिक स्वास्थ्य को देखो कितना समझ पा रहा है कितना नहीं, उसको प्रेरणा दो, पुनरावृत्ति करो, तो क्यों नहीं सीखेगा बच्चा। तो आप अपने शिक्षा में ये जो चीज है इसको आप ऐसे करके रिस्पॉन्स में ला सकते हैं। ठीक है, अपना कोई उदाहरण डालिए। उसके बाद क्या है, क्योंकि बच्चे को भ्रम था कि हाय मैं तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को भ्रम था कि मैथ्स तो मुझे खा ही जाएगी, नहीं खाएगी। उसको बच्चे के अंदर व्यवहार लाने की अलग अलग प्रक्रिया ढूंढो, अलग अलग विधियां ढूंढो। आपने पढ़ा भी होगा या फिर पढ़ेंगे कि सिखाने की अलग अलग विधियां होती हैं, बच्चे के मानसिक स्तर को देखते हुए सिखाया जा सकता है। और क्या है, इसके बाद अच्छी आदतों का विकास आप कर सकते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, बहुत सरल सी बात है ये। तो यह सिद्धांत एसोसिएशन पर बल देता है, यानी कि सहचर्य पर बल देता है। इस सिद्धांत की सहायता से अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, जैसे अनुशासन, साफ सफाई, बड़ों का आदर करना, है ना, कितनी प्यारी बात है। और बुरी आदतों को आप समाप्त कर सकते हैं, इसी का ही उलट कर दो। क्या लिखा है, इस सिद्धांत की सहायता से हम बुरी आदतों को समाप्त कर सकते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना,
और बहुत सी जैसे कि तरह तरह की आदत होती है, तो उनको आप इन्हीं कुछ पॉइंट्स के थ्रू बच्चे के अंदर से निकाल सकते हैं। और क्या है, भाषा सीखने में भी ये सहायक है। अभी मैंने बात की भी थी, क्योंकि ये क्या है, व्यवहार की बात है। अगर आप बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो अगर वो माहौल आपके घर में रहेगा ना, ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, माहौल नहीं है, तो वो माहौल अगर मिल जाए हमको हमारे घरों में, तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम ना सीख पाए। हम बिल्कुल सीख पाएंगे। बार बार उसका आप प्रेरित होते रहो, वीडियोस देखते रहो, मतलब आप रिलेट कर सकते हो, इतना इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और आप जो भी सीख रहे हैं सीखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रभावशाली अधिगम के लिए, एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए ये अनुबंधन बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, आप जब पढ़ाएंगे तो ये अनुबंधन ही काम आएगा। आपको बच्चों को सिखाना है वो सारी आदतें जो अच्छी आदतें हैं, आपको उन अच्छी आदतों में बच्चों को अनुबंधित करना है, बांधना है। तो क्या लिखा है, प्रभावशाली अधिगम के लिए, प्रभावशाली अधिगम के लिए किसी क्रिया या कार्य को बार बार दोहराया जाना चाहिए, ऐसा इस सिद्धांत के अंतर्गत संभव है। कई विषयों में दोहराना आवश्यक समझा जाता है, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। रटना नहीं है, उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना होता है। पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना और रटना दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। और अनुशासन में तो सहायक है ही। और इसके अलावा क्या है, अभिप्रेरणा, नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अभिप्रेरित करना अति आवश्यक है, जो कि इस सिद्धांत द्वारा दिया जाता है। अभिप्रेरित विद्यार्थियों की उपलब्धियां भी अधिक होती हैं। यानी कि जो बच्चा जितना ज्यादा अभिप्रेरित होगा ना, जिसको सीखने की ज्यादा इच्छा होगी, उसका रिजल्ट उतना ही बेस्ट आएगा, ठीक है। तो देखो मैं फिर से बता देती हूँ कि ये वाले जो शैक्षिक वाला था, इसके मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं, लिख लेना, या फिर आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, आंसर बना सकते हो। क्या क्या बताया मैंने, एक बार नोट डाउन कर लो। भ्रमों को दूर करना, अच्छी आदतों का विकास, बुरी आदतों को समाप्त करना, भाषा सीखने में सहायक, प्रभावशाली अधिगम के लिए, अनुशासन में सहायक, अभिप्रेरणा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स बताए। इसके बाद हम इसके दोष वगैरह करेंगे और फिर दूसरी थ्योरी है वो करेंगे। दिक्कत कोई आई हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। आज कैमरा ने बहुत दुखी किया, सॉरी। तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर, बाय बाय।